हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ डिफरेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार आज के भी इस लेक्चर में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो आज इन शॉर्ट आज के लेक्चर में जो होने वाला है उस चीज़ को पहले हम थोड़ा डिस्कशन कर लें। तो आज हम लोग किसी फंक्शन को लेंगे, उस फंक्शन को हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मतलब उस फंक्शन में हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उस फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। वो फंक्शन 1 होगा या मेनी 1 होगा, ऑन टू होगा या इन टू होगा। फिर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एक्सेट्रा। मतलब हर चीज़ को, मतलब किसी फंक्शन में क्या क्या हमें पॉसिबिलिटी दिख सकता है, हर चीज़ को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। एक फंक्शन को लेंगे और कंप्लीट डिस्कशन होगा। तो आज के इस लेक्चर में यही होने वाला है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन लेते हैं fx बराबर mod x। ये मॉडुलस फंक्शन है fx बराबर mod x। ये फंक्शन डिफाइंड है हमारा r टू r में, ठीक है। r टू r में ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। और इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है fx बराबर mod x। तो सबसे पहले इस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम जानते हैं, ये भी शेप का ग्राफ होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन का, हम जानते हैं। ये भी शेप का ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले इस फंक्शन का हम डोमेन पता करेंगे कि डोमेन क्या है। तो अगर ग्राफ को देखकर इस फंक्शन का डोमेन पता करना है तो हम जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीखे थे हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं। ग्राफ को देखकर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। डोमेन अगर निकालना है तो लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि डोमेन का मतलब होता है इनपुट। इनपुट में हम लोग x का वैल्यू डालते हैं, इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस के तरफ के अलोंग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। देखेंगे कि ग्राफ हमारा कहां से कहां तक है अलोंग एक्स एक्सिस। जहां से जहां तक ग्राफ रहेगा वही उस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो यहां पे चूंकि ग्राफ में एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ग्राफ इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है। इधर माइनस इन्फिनिटी तक, उधर प्लस इन्फिनिटी तक। और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो देख रहे हैं हर पॉइंट पे हमें ग्राफ मिला है। कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं है, कहीं भी ग्राफ ऐसा नहीं है कि किसी भी इनपुट के लिए हमें आउटपुट ना मिला हो। हर पॉइंट पे इनपुट के लिए हमें आउटपुट मिला है। ग्राफ को देखकर हम लोग ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि ये ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस पर प्लॉट है, कहीं भी हमें इस ग्राफ में ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है जिस पॉइंट पे वो फंक्शन अनडिफाइंड हो, होल हो या ओपन सर्किल हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ, ये जो फंक्शन का डोमेन होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा। डोमेन को हम लोग अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वहाँ कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस हुआ था। तो डोमेन इस फंक्शन का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। डोमेन जब भी निकालना है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और देखेंगे क्या कि कहाँ से कहाँ तक हमारा ग्राफ है, ठीक है। अगर ग्राफ के अलावा हमें मैथमेटिकली भी एनालिसिस करना है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो ये मॉडुलस फंक्शन है, इसमें हम लोग इनपुट डालेंगे। ऐसा इनपुट जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड ना हो तो कहेंगे वो उस इनपुट में, उस डोमेन में, मतलब उस फंक्शन में हम लोग वो इनपुट नहीं डाल सकते, ठीक है। कोई भी इनपुट डालेंगे इस फंक्शन में, अगर उस इनपुट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ तो उस इनपुट को हम लोग फंक्शन से बाहर कर देंगे। तो हम लोग इसमें सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स डालते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी हमारे मन में आता है पॉजिटिव नंबर्स, उसको डालेंगे। तो उस पॉजिटिव इनपुट पे हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ कुछ भी नंबर डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस फंक्शन को ये डिफाइंड होगा। 0 अगर डालते हैं तो 0 पे भी ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। जब भी हमें ये चेक करना है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये चेक कर लेंगे डोमेन निकालने से कि डिनोमिनेटर में कोई x का टर्म तो नहीं आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में कोई x का टर्म आ रहा है तो उस पॉइंट पे हो सकता है फंक्शन हमारा, मतलब उस डिनोमिनेटर में हो सकता है 0 आ जाए। तो 0 पे हम जानते हैं फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो चूंकि डिनोमिनेटर में x का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। रूट का भी कोई टर्म नहीं है, स्क्वायर रूट का। तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट के लिए हमारा निगेटिव नंबर्स डिफाइन नहीं होता, हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स नहीं डाल सकते हैं।
चूंकि यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में ऐसा कोई x का टर्म है ना रूट है, इसका मतलब हम लोग कोई भी इनपुट अगर डालें तो ये फंक्शन हमें डिफाइंड वैल्यू देगा। मतलब पॉजिटिव भी डाल सकते हैं इनपुट, जीरो भी डाल सकते हैं, निगेटिव इनपुट भी डालेंगे तो हमारा ये जो फंक्शन है उसको पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब कोई भी इनपुट हम इसमें डालें तो फंक्शन हमारा डिफाइंड ही होगा, ऐसा एक भी इनपुट नहीं होगा जिसपे फंक्शन हमारा डिफाइंड ना हो। तो इसलिए कहेंगे डोमेन हमारा -∞ टू +∞ हो गया। अब इस फंक्शन की रेंज की बात करेंगे हम लोग। तो ग्राफ को देखकर अगर हम रेंज बताना है तो हम देखेंगे कि ग्राफ कहां से कहां तक है अलोंग वाई एक्सिस। हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे बॉटम टू टॉप और देखेंगे कि ग्राफ हमारा कहां से कहां तक है। तो जब हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मतलब एक्स एक्सिस के नीचे हमें तो कोई आउटपुट नहीं मिला है। आउटपुट हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है मिलना, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं आउटपुट को ही हम लोग रेंज कहते हैं। फंक्शन जो भी आउटपुट देता है वही उस फंक्शन का रेंज होता है। तो चूंकि 0 के नीचे कोई हमारा आउटपुट नहीं है, मतलब ग्राफ हमारा 0 और 0 से ऊपर ही मिल रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही मिल रहा है, तो इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ग्राफ को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा 0 टू इन्फिनिटी। चूंकि 0 पे यहाँ पे कोई ओपन सर्किल नहीं है, इसका मतलब 0 भी इंक्लूडेड है, तो कहेंगे 0 पे हमारा क्लोज ब्रैकेट लगेगा, मतलब क्लोज इंटरवल। अगर इस फंक्शन को देखकर हमें बताना है मैथमेटिकली कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो कहेंगे चूंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, ये कभी भी हमें निगेटिव आउटपुट नहीं देगा। कोई भी नंबर इसमें हम डालेंगे, निगेटिव या पॉजिटिव, कोई भी निगेटिव नंबर डालेंगे तो उसको वो पॉजिटिव बना देगा। 0 डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 अगर डालेंगे इनपुट तो आउटपुट भी हमें 0 मिलेगा। निगेटिव नंबर भी डालेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ हमेशा पॉजिटिव पोर्शन में बना हुआ है, ग्राफ नेगेटिव पोर्शन में बना ही नहीं है। ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिला है, 0 भी मिला है, इसलिए इसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है। तो 1 1 या मेनी 1 को चेक करने के लिए, तो 1 1 मेनी 1 चेक करने से पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि फंक्शन हमारा डिफाइंड है या नहीं। तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तब तो हम उसके 1 1 है या मेनी 1 उसको चेक करेंगे। तो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, इसके लिए हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़े थे। किसी भी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पोर्शन में हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे कोई हमारा ग्राफ है, इसी ग्राफ को हम लोग नीचे बना लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ है, किसी भी पॉइंट पे हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए। हम लोग देखेंगे कि ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगा तो कहेंगे एक x के लिए एक y मिल रहा है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल रहा है, तो कहेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन अगर ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करने लगे तो कहेंगे हम लोग एक x के लिए हमें 2 y मिल रहा है, एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिल रहा है, तो वैसे केस में हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारा डिफाइंड हुआ। तो कहेंगे ये फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, अब जब ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है तो अब ये 1 1 है या मेनी 1, इस चीज को चेक करना है। तो हम लोग कहे थे कि हम लोग जब पढ़े थे अपने प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हमें चेक करना है 1 1 या मेनी 1 है तो उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। जैसे फंक्शन को ये पता करना है, फंक्शन के बारे में ये पता करना है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, वहाँ पे हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। उसी प्रकार जब फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। तो मान लेते हैं यही ग्राफ है हमारा, हम लोग किसी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे, तो इसका मतलब ये हुआ चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे y का वैल्यू कांस्टेंट होगा, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे कुछ और होगा, x का वैल्यू यहाँ पर कुछ और होगा। मतलब अलग अलग x के लिए सेम y मिल रहा है, अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है, मतलब एक से ज़्यादा x के लिए सेम आउटपुट। तो इसका मतलब हो गया मेनी x के लिए 1 आउटपुट, इसका मतलब फंक्शन हमारा मेनी 1 हो गया। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करता तो कहते कि ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन चूंकि ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा x के लिए हमें सेम y मिल रहा है, सेम आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन हमारा मेनी 1 हो गया।
ठीक है। फंक्शन 1 1 हो गया, मेनी वन हो गया। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या इनटू है। तो फंक्शन ऑन टू है या इनटू है, उसके लिए हम लोग समझे थे कि हम रेंज और कोडोमेन को चेक करते हैं। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो कहेंगे फंक्शन ऑन टू है। अगर रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं होता है तो कहेंगे फंक्शन हमारा इनटू है। तो कोडोमेन हम कहां से निकालेंगे? तो कोडोमेन हमेशा हमें क्वेश्चन में ही दिया होता है। जैसे ये डोमेन का सेट है, ये दूसरा वाला कोडोमेन का सेट है, मतलब ये यहां पे हमें कोडोमेन का सेट दिया हुआ, मतलब ऑल रियल नंबर -∞ टू +∞ कोडोमेन है इस फंक्शन का। लेकिन अभी अभी जब इस फंक्शन का हम लोग रेंज देखे तो वो 0 to ∞ है। मतलब कोडोमेन, मतलब ये फंक्शन जो डिफाइंड होता है, ये डोमेन का सेट होता है, ये कोडोमेन का सेट होता है। तो कोडोमेन का सेट हमें दिया हुआ ऑल रियल नंबर्स। रेंज अभी हम निकाले, रेंज 0 to ∞ है। तो चूंकि रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन -∞ टू +∞ है, रेंज हमारा 0 to ∞ है, इसका मतलब कोडोमेन हमारे रेंज के बराबर नहीं है। कोडोमेन अगर हमारा रेंज के बराबर नहीं है तो कहेंगे फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन है। कभी भी रेंज कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है, लेकिन रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। रेंज हमेशा छोटा होता है कोडोमेन से। तो यहाँ पे रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन होगा। फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन होगा। एक मिनट, यहां तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अगर ग्राफ को देखकर बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो बस हम ये चेक करेंगे किसी पॉइंट पर ओपन सर्किल या होल तो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में यहाँ ओपन सर्किल हो जाए, ठीक है, इसका मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ टूटा हुआ है, ब्रोकन है। क्योंकि उस पॉइंट पे ग्राफ हमारा टूटा हुआ है, कोई भी ब्रोकन चीज कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगर कहीं भी ग्राफ में हमारा ओपन सर्किल दिखे तो इसका मतलब वो ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कोई भी चीज लगातार। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है वो चीज अगर टूटा हुआ है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस ग्राफ को देखकर अगर ये बताना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो हम देख रहे हैं ग्राफ हमारा हर पॉइंट पे हमें लग रहा है कंटिन्यूअस है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है ग्राफ, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरे तरीके से समझेंगे तो सबसे आसान डिफिनेशन जो कंटिन्यूटी का होता है वो ये होता है कि अगर ग्राफ को बनाते वक्त हमें अपने पेन को पेपर से लिफ्ट ना करना पड़े, अगर ग्राफ को बनाते वक्त हम जिस ग्राफ को बना रहे हैं, ग्राफ को हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, हमें पेन को उठाना ना पड़े, अपने पेपर से लिफ्ट ना करना पड़े, तो वैसा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर ग्राफ को बनाते वक्त हमें अपने पेन को पेपर से उठाना पड़े एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, तो वहाँ पे चूंकि ग्राफ टूट गया, हमारा ब्रोकन हो गया, तो कहेंगे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर हमें अपने पेन को लिफ्ट ना करना पड़े तो कहेंगे वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो इस चीज को भी हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं एक यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग कोई ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ग्राफ को बनाते वक्त ये देखिए हमें अपने पेन को कहीं भी उठाना ना पड़ा, लिफ्ट नहीं करना पड़ा, हम लोग कंटिन्यूअसली बनाते रहे। इसका मतलब ये जो हमारा ग्राफ है वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर इसी ग्राफ को बनाते समय हमें अपने अगर पेन को उठाना पड़े पेपर से, जैसा कि मान लेते हैं हम ये कोई ग्राफ बना रहे हैं, यहां से गए इस पॉइंट तक, आगे का ग्राफ बनाने के लिए हमें यहां पहुंचना पड़ा, यहां से पेन को लिफ्ट करके इस पोजीशन पे जाना पड़ा, फिर आगे का ग्राफ बना। तो इसका मतलब देख रहे हैं इस पॉइंट पे ग्राफ हमारा टूट गया, इस पॉइंट पे ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा क्योंकि ग्राफ हमारा ब्रोकन हो गया, टूट गया, तो कहेंगे ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कभी भी ग्राफ को बनाते वक्त अगर हमें पेन को उठाना ना पड़े, कॉपी से पेन को उठाना ना पड़े, पेपर से लगातार बनाते रह जाए, तो कहेंगे वैसा ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। या ग्राफ को देखकर बताना है तो किसी पॉइंट पर अगर ओपन सर्किल नहीं है, होल नहीं है, या उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफाइंड है। आगे हम लोग समझेंगे जब कंटिन्यूटी को मतलब डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो वहां पे हम लोग समझेंगे। बस ग्राफ को देखकर बताना है कंटिन्यूअस है या नहीं, तो बस ये देखेंगे ग्राफ किसी पॉइंट पे टूटा हुआ तो नहीं है, ब्रोकन तो नहीं है। अगर ब्रोकन नहीं है तो कहेंगे वो ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया।
अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है, अगर हम लोग ऐसे समझें किसी ग्राफ को देखकर कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, बस उस पॉइंट पे हम ये चेक करें कि हमें यूनिक टेंजेंट मिल रहा है या नहीं। अगर उस पॉइंट पे हमें यूनिक टेंजेंट मिल रहा है, मतलब सिंगल टेंजेंट मिल रहा है, तो कहेंगे वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल जाए उस पॉइंट पर, तो कहेंगे वो फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम लोग दो ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं ये एक ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि एक शार्प कॉर्नर हमें मिल रहा है, शार्प एज मिल रहा है। तो इस शार्प एज में अगर इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे इस कर्व के अलोंग हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसा, और इस कर्व के अलोंग हम लोग दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं इस कर्व के हम लोग अलोंग, ये वाला जो कर्व है इसके अलोंग हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व, इस पॉइंट पे इसके अलोंग हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं ये टेंजेंट 2 है, ये टेंजेंट 1 है, दो टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ हो गया। तो इस पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट हमें मिल गया, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर एक स्मूथ ग्राफ की बात करते हैं, मान लेते हैं ये, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है तो वहाँ पे हमें सिंगल टेंजेंट मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्मूथ कर्व में, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सर्किल ही है, सर्किल के किसी पॉइंट पे अगर सर्किल के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है तो हम लोग जानते हैं उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं मिल सकता है। लेकिन ये अगर कर्व हमारा कुछ इस तरह हो जाए ऐसा, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस लाइन के अलोंग हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस लाइन के हम लोग दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन के अलोंग, मतलब इस पॉइंट पे हमें एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल गया। तो एक से ज़्यादा टेंजेंट अगर हमें मिलता है किसी भी पॉइंट पर, तो कहेंगे वो फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एकमात्र ये आसान तरीका ये होता है कि उस पॉइंट पे हमें यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें ये चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उस पॉइंट पे हमें ये चेक करना हो कि यूनिक टेंजेंट मिल रहा है या नहीं, मतलब सिंगल टेंजेंट मिल रहा है या नहीं। एक से ज़्यादा टेंजेंट मिलेगा तो कहेंगे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। जैसे यहाँ पे इस कर्व में एक टेंजेंट मिल रहा है क्योंकि ग्राफ हमारा स्मूथ है, लेकिन इस कर्व में जैसे मॉड एक्स है, यहाँ पे जो शार्प कॉर्नर हमें दिख रहा है, शार्प एज, तो इस लाइन के अलोंग एक टेंजेंट मिल जाएगा, इस लाइन के अलोंग दूसरा टेंजेंट मिल जाएगा, मतलब एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल गया, तो कहेंगे फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्यों टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कि जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी जो आया वर्ड वो डिफरेंशिएशन से आया, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप। अगर किसी पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट हो जाएगा, फिर से इसको समझते हैं, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी मतलब dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट तो हम लोग समझ रहे हैं स्पर्श रेखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब उस टेंजेंट का इंक्लिनेशन, स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब उस टेंजेंट का इंक्लिनेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। अब चूंकि इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर है, तो यहाँ पे एक इधर टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक इधर टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो दो टेंजेंट, चूंकि एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में, एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों टेंजेंट एक्स एक्सिस से अलग अलग एंगल बनाएगा, इसका मतलब उसका स्लोप अलग अलग होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब ही होता है dy बाई डी एक्स, और उसी का मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी जब भी हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं, मतलब पॉइंट के लेफ्ट हैंड में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं, पॉइंट के राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे वहाँ पे टेंजेंट हमें दूसरा मिल रहा है, राइट हैंड में चेक करेंगे वहाँ टेंजेंट कोई कुछ और मिल रहा है, तो यानी कि दोनों टेंजेंट अलग अलग है, इसका मतलब उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट अलग अलग है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स अलग अलग है। इसका मतलब कहेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बराबर नहीं है। इस चीज़ को हो सकता है आप लोग को यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग कंप्लीट में समझेंगे कि स्लोप क्या होता है, कर्व के अलोंग स्लोप कैसे निकलता है, सेकंड लाइन का हमें स्लोप कैसे निकालना है, टेंजेंट लाइन का स्लोप कैसे निकालना। जब उस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ हमारा डिफरेंशिएबिलिटी टोटली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो कभी भी हम लोग
को अगर ग्राफ को देखकर ये बताना कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो बस हम लोग ये चेक करेंगे कहीं शार्प कॉर्नर तो नहीं है। अगर उस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर हो जाता है तो कहेंगे वो फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे ये फंक्शन मोनोटॉनिक है, यहां पे लिख लेते हैं फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। किस पॉइंट पे? एट x बराबर 0, ये 0 है, x बराबर 0, इस पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब अगर ये इस फंक्शन के बारे में हमें चेक करना है कि ये मोनोटॉनिक है या नॉन मोनोटॉनिक है, तो मोनोटॉनिक का मतलब होता है, हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब पढ़ेंगे वहां हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि मोनोटॉनिक क्या होता है, नॉन मोनोटॉनिक क्या होता है। तो मोनोटॉनिक का मतलब सिंगल टोन, मोनो मतलब होता है सिंगल, टोनिक का मतलब होता है टोन। जैसे हम लोग टोन बोलते हैं ना किसी का आवाज, जैसे हमारा टोन होता है, अगर सिंगल टोन हो मतलब हम लोग एक ही आवाज से बोल रहे हैं तो वो सिंगल टोन हुआ। अगर हम लोग अपनी आवाज को पिच को ऊपर नीचे कर रहे हैं, कभी मोटा बोल रहे हैं कभी थोड़ा पतला बोल रहे हैं, तो वहां पे टोन अलग अलग हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ फंक्शन का भी टोन होता है। मोनोटॉनिक मतलब सिंगल टोन, उसी को कहते हैं मोनोटॉनिक। मोनोटॉनिक का मतलब ये होता है कि अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर रहा है तो वो मोनोटॉनिक होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज कर रहा है फंक्शन तो वो मोनोटॉनिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये फंक्शन ऐसा है तो ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर रहा है अप टू इन्फिनिटी, अगर वो फंक्शन कुछ ऐसा है तो ये सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज कर रहा है। लेकिन कोई फंक्शन ऐसा हो कि वो पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर गया तो ये नॉन मोनोटॉनिक होगा, ये मोनोटॉनिक होगा। मोनोटॉनिक का मतलब चाहे तो वो सिर्फ इंक्रीज करे या सिर्फ डिक्रीज करे, दोनों नहीं होना चाहिए। नॉन मोनोटॉनिक में वो फंक्शन इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये फंक्शन जब हम लोग देख रहे हैं इस लाइन के अलॉन्ग फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। कैसे समझते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? तो कहेंगे कि अगर x के बढ़ने पर y बढ़ने लगे तो कहेंगे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। जैसे अगर हमारा x इंक्रीज कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर हमारा x इंक्रीज कर रहा है उसके साथ अगर y भी इंक्रीज करने लगे तो कहेंगे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। अगर x इंक्रीज कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग y हमारा डिक्रीज करने लगे तो कहेंगे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ऊपर वाला इंक्रीजिंग है नीचे वाला डिक्रीजिंग है। जैसे x इंक्रीज कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं x का वैल्यू बढ़ रहा है। इस ग्राफ को देखें तो जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ये ग्राफ हमारा y का वैल्यू घटता जा रहा है। इस एरो को नहीं देखना है, एरो का मतलब ऐसा नहीं कि एरो तो ऊपर जा रहा है तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, हम लोग को लेफ्ट टू राइट देखना है। लेफ्ट टू राइट में जब हम लोग चल रहे हैं मतलब आगे की तरफ चल रहे हैं तो x जब इंक्रीज कर रहा है तो हर पॉइंट पे y का वैल्यू हमारा घटता जा रहा है। तो जब y का वैल्यू घटता जा रहा है तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा डिक्रीज कर रहा है। इधर वाला ग्राफ जैसे ही हम लोग आगे चल रहे हैं तो x बढ़ रहा है तो y भी हर पॉइंट पे बढ़ रहा है, इसका मतलब इधर वाला ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ भी है इंक्रीजिंग ग्राफ भी है, तो ये हमारा कैसा ग्राफ हो गया? नॉन मोनोटॉनिक, नॉन मोनोटॉनिक ग्राफ हो गया। ठीक है, इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा फंक्शन का? तो ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे ग्राफ का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि इसके नीचे तो ग्राफ है ही नहीं, इसके ऊपर ही ग्राफ है, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। मतलब इसमें मिनिमा मिल रहा है हम लोग को, मिनिमा एट x बराबर 0, 0 पर ये हमें फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये मिनिमा मिलेगा इसमें हमें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा नेक्स्ट एक लेक्चर और बनाएंगे इसमें हम लोग, जिसमें इसी कोई दूसरे फंक्शन को लेकर फिर से एक बार डिटेल एनालिसिस करेंगे। वहां पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है। तो इसी प्रकार जब हम लोग फिर से एक बार एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है अगर इस लेक्चर में कोई डाउट हो आप लोगों को तो वहां पे क्लियर हो जाए।